दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीजीएल 17 अगस्त के शिफ्ट 1 का इंग्लिश पेपर। हमारा पहला क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर। पढ़ते हैं हम सेंटेंस को। द सी हैज बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। आप यहाँ देख पा रहे हैं एन चीप। एन चीप, ये जो एन आर्टिकल है ये गलत प्रयोग हुआ है, यहाँ पे ए चीप होगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। द इडियम हियर इज हरक्यूलियन टास्क। ये बहुत ही कॉमन सा इडियम है जो आपने कई बार सुना होगा। तो हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है टास्क दैट रिक्वायर्स सुपर ह्यूमन अमाउंट ऑफ फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है, टास्क which requires superhuman amount of physical and mental strength। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है। A job that requires a lot of talking and information, a job that makes everyone feel proud, a job that requires a large amount of physical strength। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जम्बल्ड ऑर्डर। तो इस तरह के सवालों को हम हल कैसे करते हैं आपको मैंने कई बार बताया होगा। पिछले कई सेट्स डिस्कस करते वक्त मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले हम अपनी ओपनिंग क्लॉज ढूंढेंगे और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारा ओपनिंग क्लॉज क्या हो सकता है। सी बी ए सी, यानी कि आपका जो ओपनिंग क्लॉज होगा ए बी और सी के बीच में ही होगा। ठीक है, तो हमें डी ढूंढने की जरूरत नहीं है, डी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो सबसे पहला लाइन पढ़ते हैं हम। ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट however are its oils। एक तो however यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। its oils किसके बारे में कह रहा है मुझे खुद कुछ पता नहीं चल रहा है। एंड however का मतलब है हालांकि। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ओपनिंग क्लॉज होगा वो ए नहीं हो सकता है, किसी भी शर्त पे नहीं हो सकता है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं हम। कोकोनट प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथिंग टू एनिमल फीड टू ब्यूटी क्रीम्स। कोकोनट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोकोनट प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, तो इससे पहले इन्होंने कोकोनट ऑयल या कोकोनट प्लांट या कोकोनट ट्री के बारे में इन्होंने कुछ ना कुछ कहा होगा। सी में देखते हैं द कोकोनट इज अ वेरी यूजफुल प्लांट विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी आपकी ओपनिंग क्लॉज नहीं हो रही है, ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो रही, सी आपका ओपनिंग सेंटेंस हो रहा है। तो चलो ये तो डिसाइड हो गया है कि सी ही आपका ओपनिंग सेंटेंस होने वाला है। तो मैंने बी और 3 को आउटराइटली एलिमिनेट कर दिया। अब सी के साथ आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन है। सी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए हेयर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय बी हेयर। तो सी के साथ या तो अगला क्लॉज ए होगा या तो बी होगा। हम फिर से पढ़ेंगे। सी आपको मैंने बताया कोकोनट इज अ वेरी यूजफुल प्लांट विथ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोर्स फ्रॉम इट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउएवर आर इट्स ऑयल। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस जो कह रहा है कोकोनट ऑयल के बारे में ही कह रहा है, लेकिन इन्होंने कोकोनट ट्री के बारे में पहले इंट्रोडक्शन दी, उसके बाद फिर इन्होंने कुछ बात बोली और देन आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दैट सेंटेंस दे आर सेइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउएवर। तो जो सेकंड सेंटेंस होने जा रहा है आपका वो होगा बी, क्योंकि आप इसको रिलेट कर पाओगे। कोकोनट प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथिंग टू एनिमल फीड टू ब्यूटी क्रीम्स, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउएवर आर इट्स ऑयल्स। तो ये हो गई पहले की लाइन, सॉरी ये हो गई आपकी पहले की लाइन और ये हो गई आपकी बाद की लाइन, इसलिए ए आपका सेकंड क्लॉज नहीं होगा, बी होगा आपका सेकंड क्लॉज। दैट मीन्स सी बी एंड एटसेट्रा इज गोइंग टू बी योर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। और जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है दैट यू नो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स।
reporting verb, which is this one, and the reported speech. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज इन पास्ट indefinite, meaning thereby this is subject plus V2 plus O2 के फॉर्म में है. While we convert a direct speech into indirect speech, our reported verb will continue to be in the same form. That means it will continue to be in past indefinite form only. Apart from that, how beautiful she is, इससे हमें ये पता लगता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या आप जिसमें अधिबोधक भी कह सकते हो हिंदी में. आप देख पा रहे हो ये साइन, दिस सेज दैट दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड. दैट मीन्स आपकी जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी उसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड जरूर यूज हुआ होगा. हम ऑप्शंस में देख पा रहे हैं कि चारों ही सेंटेंसेस में एक्सक्लेम्ड वर्ड का यूज हुआ है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय. ठीक है, तो इसमें आप कोई एलिमिनेशन वर्क नहीं कर सकते हो. चलिए हम बढ़ते हैं फिर आगे. हाउ ब्यूटिफुल सी इज, दिस इज इन प्रेजेंट टेंस. तो आपकी जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी इसमें इज की जगह वॉज पब्लिक वर्ड जरूर होगा. तो हम इस आधार पे अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं. हाउ ब्यूटिफुल सी वॉज, दिस कुड बी योर आंसर. एंड सेकेंड लाइन, दैट सी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, ये भी हो सकता है, देखेंगे आगे. हाउ ब्यूटिफुल सी इज, ये नहीं होगा, आप कट कर लो. सी इज वेरी ब्यूटिफुल, ये भी नहीं होगा. अब इन दोनों में कौन सा होगा आप देख लो. बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय हाउ ब्यूटिफुल सी वॉज, और बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट सी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. तो आपका जो राइट कन्वर्जन होगा स्पीच का, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2. अगला सवाल है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, इनमें से एक जो है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, हमें उसे ढूंढना है. पहला वर्ड है कैंसलेशन, CANCELLATION. कैंसलेशन सब बिल्कुल सही है, इसमें इसके स्पेलिंग में कोई भी गलती नहीं है. आप इसके सिनोनिम्स देख लो एक बार, मैं यहाँ लिख देता हूँ. इसे आप हिंदी में कहोगे रद्द करना, कैंसलेशन का मतलब ये होता है. एंड द सिनोनिम्स हियर आर annulment, RESCISSION, rescission यानी कि rescind जो वर्ड यूज करते हैं. राइट ऑफ एंड इनवैलिडेशन. ठीक है, दूसरा शब्द है यहाँ पे इनक्रिमिनेशन. इनक्रिमिनेशन का मतलब होता है दोष लगाना. ठीक है, इसके सिनोनिम्स है आपके पास. पहला तो इम्प्लीकेट करते हैं किसी को, दूसरा ब्लेम, एक्यूज, इनकल्पेट और फ्रेम. तीसरा वर्ड है अनप्रिटेंशियस. इसकी सही स्पेलिंग आपको मैं बता दूं, ये इसकी सही स्पेलिंग होती है PRE, प्रिटेन और CS. ठीक है, अनप्रिटेंशियस में जो दिखावा ना करता हो, बिल्कुल ही सरल. ठीक है, आप इसको हिंदी में सरल लिख सकते हो, जो दिखावा ना करता हो, प्रिटेंड ना करता हो. तो इसकी जो सिनोनिम्स होगी क्या होगी, एक तो आप लिख लो इंजेनियस, सॉरी इंजेनुअस, इनसे मोडेस्ट और अनअज्यूमिंग. ठीक है, और आखिरी शब्द है यहाँ पे इम्बॉडीमेंट. इम्बॉडीमेंट का मतलब होता है अवतार. ठीक है, मतलब इनकार्नेशन, पर्सोनिफिकेशन. ये शब्द आपने काफी सुना होगा पोएम्स वगैरह में. आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा. क्वेश्चन नंबर 6,
Select the option that expresses the given sentence in passive voice. Sentence है the man bought a parrot that would speak 5 languages. तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जो आपकी एक्टिव वॉइस है वो किस टेंस में है. ये हो गया आपके सब्जेक्ट, बाउट का मतलब V2, पैरेट ऑब्जेक्ट प्लस समथिंग समथिंग. दिस इज इन पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म. ठीक है, तो जब ये कन्वर्ट होगा पैसिव वॉइस में तो ये बाउट जो होगा ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा वॉज पब्लिक वर्ड और बाउट GST. दिस इज V3. ठीक है, क्योंकि बाय, बाउट और बाउट होता है. ये V1 V2 यानी कि V2 और V3 दोनों फॉर्म में इसे बाउट ही कहते हैं. अब हम ऑप्शन देखते हैं. आपको ढूंढना क्या है, वॉज और वर्ड बाउट. तो बस पहले उस पर फोकस करते हैं, फिर देखते हैं क्या हम एलिमिनेशन कुछ कर सकते हैं ऑप्शंस का. बाउट द मैन ये नहीं होगा, वॉज बाउट हो सकता है, वॉज बाउट हो सकता है, हैड बिन बाउट नहीं होगा. चलो हमने 2 ऑप्शंस तो हटा दिए. अब हम बाकी की चीज़ें भी देखते हैं. ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया. पैरट वॉज बाउट बाय द मैन, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये तो इसमें कोई शक नहीं है. तो बाय द मैन यहाँ भी है. पैरट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेज, अ पैरट दैट स्पोक 5 लैंग्वेज और अ पैरट दैट स्पोकन 5 लैंग्वेज. दैट स्पोकन इज अ रॉन्ग सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्ट, क्योंकि स्पोकन V3 है और V3 कभी भी हैज़ या हैव या हैड के बिना आप V3 यूज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए ये सेंटेंस भी आपका गलत हो गया. तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि वही एक ऑप्शन है जो कि बचा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. प्लेज, प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा. और वाव, कोवेनेंट ये नाउन भी है और एक वर्ब भी है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना. प्रॉमिस. ठीक है, दूसरा है, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, प्लेज में कोई दिक्कत नहीं है. एक्वेरियम, AQUARIUM, एक्वेरियम, ये स्पेलिंग गलती है, इसकी सही स्पेलिंग होती है AQUARIUM. ठीक है, मछली घर होता है इसका मतलब, मछली घर कह लो या मछली जिसमें रखते हैं हम. ठीक है, एब्रिज, एब्रिज का मतलब होता है संक्षेप करना, छोटा करना. इसकी सिनोनिम्स मैं आपको बताता हूँ. एक्सपर्गेट, ट्रंकेट, कर्टल, एब्रेविएट, प्रून, एब्स्ट्रैक्ट और ट्रिम करना, ट्रिम. ओके, और लास्ट वर्ड है बुके, BOUQUET, बुके बिल्कुल सही है. बुके फ्लावर्स होता है, ये आपको पता ही होगा. बुके को आप गार्लैंड भी कह सकते हो, लीड और चैपलेट. Question number 8. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. तो आपको underline segment को substitute करना है अगर उसमें कुछ खामी नज़र आ रही है आपको तो here's to the news tonight. Here's to the news, एक तो अगर here's अगर मान लो here होता भी तो here's नहीं होता, तो ये तो गलती है. तो here to अभी हम बाद में देखेंगे here to होता है या नहीं होता है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ऑप्शन देखते हैं. Listen to, ये पहला वर्ड है और listen to नहीं हो सकता, यानी कि ये होगा तो V1 + 2 होगा, तो आपका पहला ऑप्शन तो गलत है. Here to बाय वर्ड दिस इज ओके, हमें देखना पड़ेगा कि ये अप्रोप्रिएट वर्ड है भी नहीं, और या हियर के बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं या भी नहीं करते हैं, तो ये से हम बाद में देखेंगे. लिसन टू इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हेयर, तो लिसन टू आपका राइट आंसर होगा. हियर के साथ टू नहीं होगा, हियर द न्यूज़ हो सकता है, हियर टू नहीं.
जबकि लिसन के साथ टू का इस्तेमाल हम हमेशा करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, द वर्ड हेयर इज स्टालवर्ट। स्टालवर्ट मीन्स लॉयल, फेथफुल, या स्टॉन्च सपोर्टर से कहते हैं, STAUNCH, स्टॉन्च, और स्टीड फास्ट। इसके लिए आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहला है फर्म। फर्म का मतलब होता है दृढ़। ठीक है, दृढ़ का मतलब हार्ड, सॉलिड। दूसरा शब्द है रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ठीक है, आप इसके कुछ सिनोनिम्स देख सकते हो। STURDY, स्टर्डी, टफ, स्ट्रैपिंग। अब मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा कि सिनोनिम्स का मतलब ये नहीं हुआ कि बिल्कुल ये एग्जैक्ट वर्ड आप रिप्लेस कर सकते हो इसकी जगह। लाइक हैप्पी का मतलब एक्सटेसिव भी होता है। अति प्रमुदित जब मन हो जाता है तो आप उसे कहते हो आई एम फीलिंग एक्सटेटिक। ठीक है, तो ये सब नियरेस्ट या नियर मीनिंग्स कहलाएंगे, नियर सिनोनिम्स कहलाएंगे। आप इसे बिल्कुल एग्जैक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते इस वर्ड को। बट लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में ये ऑप्शंस आए तो आप इनमें से ही किसी को मार्क करोगे। तीसरा शब्द है कोवार्डली। कोवार्डली का मतलब होता है डरपोक, टिमिड, टिमोरस, सिलैनिमस, क्रेवन, माइंडलेस, हार्टेड, पिजन हार्टेड भी कहते हैं। लास्ट वर्ड है स्टाउट। स्टाउट का मतलब होता है मोटा। इसे आप फैट कह लो, प्लम्प कह लो, पोर्टली कह लो, और रॉटन। ये चार शब्द है। तो आपका राइट एंटोनिम स्टालवार्ट का क्या होगा? जो लोयल होगा उसका उल्टा क्या होगा? लोयल का मतलब जो हमेशा साथ दे, फेथफुल हो, उसका ऑपोजिट इन चार ऑप्शंस के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि बाकी इसकी मीनिंग बनती नहीं है। कोवार्डली मीन्स डरपोक, जो आपका साथ ना हो दे, एक तरीके से कह सकते हो आप। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, आप इस अंडरलाइन सेगमेंट को आपको रिप्लेस करना है अगर इसमें कोई एरर आपको दिख रही हो। आइदर द बियर्स और द लॉयन। तो दिस सेंटेंस हैज टू सब्जेक्ट्स, एक हो गया सब्जेक्ट 1, एक हो गया सब्जेक्ट 2। आइदर द बियर्स और द लॉयन, और ये जुड़ा हुआ है किससे? और आइदर से। तो जब कोई सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो और वो जुड़े हों आइदर और से या नाइदर नॉर से, तो इसमें जो आपकी जो वर्ब होगी वो होगी सब्जेक्ट 2 के हिसाब से, यानी कि द लॉयन के हिसाब से। द लॉयन हेयर इज सिंगुलर, जबकि बियर्स जो है वो प्लूरल है। तो बियर्स के हिसाब से होता तो हैव होता, लेकिन लॉयन के हिसाब से होना है यानी कि हैज होना है। तो दिस इज टोटली फाइन। हैज escaped from the zoo. It means it needs no substitution. Right answer will be option number 3. Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. One who studies the occult meanings of numbers and their supposed influence on human life. तो जो नंबर्स की स्टडी करता है उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे न्यूमेरोलॉजिस्ट। नंबर से बना है न्यूमेरोलॉजिस्ट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
बाकी जो इसमें शब्द यहाँ दिए हुए हैं, एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है खगोल विज्ञानी, खगोल विज्ञानी, ठीक है। प्रोफेट संत होता है, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष या ज्योतिषी कह लो, ठीक है, ज्योतिषी। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया हुआ है मंच, मंच का मतलब आपको पता होगा, बिल्कुल पता होना चाहिए, च्यू, चबाना, मंचिंग द एप्पल, मंचिंग द फ्रूट, इसको कहते हैं MASTICAT, मैस्टिकेट। दूसरा शब्द है चंबल, मैंडुकेट, रिट्यूरेट। तो चार ऑप्शन है आपके पास, फ्लू, च्यू, ड्रू एंड बर्ड। च्यू बताया मैंने आपको, चबाना होता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फ्लू जो है पास्ट टेंस होता है फ्लाई का, पास्ट टेंस ऑफ फ्लाई मीन्स उड़ना, और ड्रू पास्ट टेंस ऑफ ड्रॉ होता है। बर्ड का मतलब होता है टकार मारना। और इसकी दो चार सिनोनिम्स देखना चाहो तो देख सकते हो, BELCH बेल्च, GURK, ERUCT इरेक्ट, और ERUCTAT इरेक्टेट। Question number 13. Sentences of paragraph are given below in jumbled order. So we have again, देखते हैं ऑप्शंस को डायरेक्ट देखेंगे हम, ADBG यानी कि A, B अथवा D, इन तीनों में से कोई आपकी स्टार्टिंग सेंटेंस होगी। तो A पढ़ते हैं, पहली लाइन, पहला वर्ड, बट इन स्नैपिंग। बट मीन्स कुछ बातें इन्होंने पहले कह रखी होंगी और फिर अब कह रहे हैं लेकिन समथिंग समथिंग, तो ए आपका ओपनिंग क्लॉज नहीं हो रहा है। When he was crossing a river, he was crossing, who was crossing, he is a pronoun। pronoun शब्द का इस्तेमाल हम कब करते हैं, किसी नाउन की जगह करते हैं, लेकिन करने से पहले हम उस नाउन के बारे में चर्चा करते हैं और उसमें नाउन ही प्रयोग करते हैं, और उसके बाद आने वाले सेंटेंसेस में हम उस नाउन के बदले एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो बी भी आपकी ओपनिंग क्लॉज नहीं होगी, आपकी ओपनिंग क्लॉज होगी डी। तो बी और ए को मैंने कट कर दिया, डी के साथ आपके पास कॉम्बिनेशन है डी ए और डी बी, हम दोनों को चेक करेंगे, डी ए और डी बी को। डी क्या है, अ डॉग हैड स्टॉलन अ पीस ऑफ मीट आउट ऑफ ए बुचर शॉप। डॉग ने बुचर शॉप से एक मीट का टुकड़ा चुरा लिया। आपको याद आ रही होगी वो कहानी कुत्ते वाली, शायद ये वही है। आगे पढ़ते हैं हम, डी के बाद ए और डी के बाद बी दोनों पढ़ेंगे हम। उसने मीट का टुकड़ा चुरा लिया, एंड व्हेन ही वाज क्रॉसिंग अ रिवर ऑन हिज वे होम, he saw his own shadow reflected in the stream below, but in snapping at the supposed treasure, he dropped the bit he was carrying and so lost all। इसका मतलब ये हुआ, बी जो है ये पहले की घटना है आपकी, बी पहले हुआ है और ए उसके बाद हुआ है, ठीक है। तो डी विल सर्टेनली बी फॉलोड बाय बी, और उसके बाद बाकी के सेंटेंसेस होंगे। तो डी कहाँ बी के द्वारा फॉलो हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द वर्ड हियर इज स्लर। स्लर का मतलब होता है स्पीक वर्ड्स इनडिस्टिंक्टली, मतलब अस्पष्ट रूप से शब्दों को बोलना, यानी कि बुदबुदाना। स्पीक वर्ड्स indistinctly, MUMBLE, mumble, stammer और garble। इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है। मिक्सचर का मतलब आपको पता होगा बहुत ही अच्छे से, मिश्रण होता है। असॉर्टमेंट का मतलब होता है दिस इज सम कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस थिंग्स। तो दिस इज कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस थिंग्स। कुछ सिनोनिम्स देख लो इसकी। एक तो हो गया मिस मैस,
MISH, mismatch, MEDLEY, medley, MELANGE, melange, और वो शशि थरूर वाला फरागो। वन इज वेरी कॉमन, हॉच पॉच। एक वर्ड होता है POTPOURRI, ये पॉट पौरी नहीं होता है बट पूरी होता है, पूरी, टी साइलेंट है यहाँ पे। और लास्ट इज MOTLEY, मोटली। तीसरा शब्द देखते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यू नो, तारीफ करना। कमेंड, accolade, PLAU, plaudit, acclaim, admiration। ठीक है। इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना। ऑफेंड, affront, disparage, slander, malign, defame, denigrate, एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स। तो सर जिसका मतलब होता है कि बुदबुदाना, उसकी ऑपोजिट मीनिंग क्या हो, वो उसकी ऑपोजिट मीनिंग वाली वर्ड कौन सी होगी? तो कुछ बुदबुदाना यानी कि खुलकर कुछ नहीं बोलना, तो उसकी ऑपोजिट मीनिंग वाली वर्ड होगी कॉम्प्लीमेंट। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, एप्रोप्रिएट वर्ड का इस्तेमाल इसलिए इन्होंने किया है क्योंकि ये एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं है, ये एप्रोप्रिएट एंटोनिम है इस 4 ऑप्शंस के रेफरेंस में। तो आपका राइट आंसर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर 3। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स, जिसकी कोई सीमा ना हो, कि कोई बाउंड्रीज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रेमेंडस, इनफाइनाइट, इनॉर्मस और कोलोसल। इनफाइनाइट मीन्स जिसकी कोई सीमा ना हो, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब होता है असीमित, असीमित, बाउंडलेस और फैथमलेस। बाकी के वर्ड्स आप देख लो, ट्रेमेंडस, इनॉर्मस एंड कोलोसल, ये तीनों के तीनों वर्ड जो है, इन सब की मीनिंग एक ही होती है, मतलब कि ह्यूज। इनॉर्मस, इमेंस, कोलोसल, prodigious, stupendous, MAMMOTH, mammoth, GAGANTIC. This is not gigantic, but this is gigantic. Gigantic. Question number 16. Select the most appropriate option to fill in the blank. तो आपको यहाँ पे appropriate word भरनी है। Social isolation, overcrowding, the dash of our society and several other factors are responsible for stress. तो स्ट्रेस की क्या क्या वजह है? सोशली आइसोलेट हो जाना, यानी कि बिल्कुल अलग हो जाना, ओवर क्राउडिंग होना, और क्या होना? सोसाइटी का क्या होना? सोसाइटी का चीप होना, या अट्रैक्टिव होना, या अफोर्डेबिलिटी होना, या कॉम्पिटिटिवनेस होना। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड आपको नज़र आ रही है, वो सोसाइटी में जो कॉम्पिटिशन होती है, हम उसकी बराबरी करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से किसी भी परिवार में या किसी
इंसान में स्ट्रेस आ जाती है। तो जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगी यहाँ पर वो होगी कॉम्पिटिटिवनेस। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, राइट, एंड आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको इसमें एरर ढूंढनी है। पढ़ते हैं इस सेंटेंस को। वॉन्ट यू प्लीज कम टू हेल्प मी along this heavy box? Won't you please come to help me with this heavy box? To help me is fine, there's nothing wrong in this part, so to help me ठीक है। Won't you please come, this is also right, please come भी सही है। अब ये हमें पता चल गया कि along this heavy box वाले पार्ट में एरर है। पहले तो हम इसे मार्क कर लेंगे और अपना समय बचा लेंगे। अब इसमें गलती क्या है? तो आपको यहाँ पे यूज करना है won't you please come to help me with this heavy box. With is the appropriate preposition. Appropriate preposition. बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द वर्ड हियर इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है क्लोज करना, तो क्लोजिंग, ठीक है, और एंडिंग कह लो आप, या कंक्लूडिंग या कंक्लूजन कह लो। आपके पास 4 ऑप्शन है, कंडक्शन, कंक्लूजन, कॉन्सोलेशन एंड कन्विक्शन। कंडक्शन एक प्रक्रिया है, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू कॉन्टैक्ट, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू कॉन्टैक्ट, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, समझ लो। कंक्लूजन का मतलब होता है किसी चीज का क्लोज होना, अंत होना। तो टर्मिनेशन की जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम होगी वो आपकी कंक्लूजन होगी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी के जो 2 वर्ड हैं आपको पता होगा, कॉन्सोलेशन मतलब होता है सांत्वना, सांत्वना, कॉन्सोलेशन प्राइज देते हैं हम। इसके लिए आपके पास वर्ड्स हैं SOLACE, सोलेस, COMMI, commiseration, SERATION, commiseration, comfort और sympathy, चौथा शब्द है यहाँ पे कन्विक्शन, जिसका मतलब होता है आरोपित करना। तो एक तरीके से कह लो इसके फॉर्मली और फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ गिल्ट, फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ गिल्ट, you can say sentence. Question number 19, select the most appropriate meaning of the given idiom. The idiom here is pipe dream. ये भी बहुत ही कॉमन सा idiom है। pipe dream का मतलब होता है कि ऐसा ड्रीम जो कि ट्रू होना संभव नहीं है, a dream that is unlikely to be true, a dream that is unlikely to be true। आपके पास 4 ऑप्शन है, अ ड्रीम और आइडिया दैट कीप्स गेटिंग रिपीटेड, ये नहीं होगा। अ ड्रीम और आइडिया दैट इज लाउडली प्रोक्लेम्ड, ये भी नहीं होगा। अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, आपका ये राइट आंसर है। और तीसरा, सॉरी चौथा, अ ड्रीम और आइडिया दैट इज नियरली अकम्प्लिश्ड, ये तो होगा भी नहीं। बी इन द पाइपलाइन, तो किसी चीज का पाइपलाइन में होना मतलब टू बी इन द प्रोग्रेस, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो प्लान है वो दिस इज इन द पाइपलाइन, मतलब कि प्रोग्रेस में है। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज राइम एंड डैश। राइम मीन्स किसी चीज का राइमिंग करते हैं ना, पोएम की राइमिंग, लाइन में लाइन मिलाते हैं। तो राइम से मिलता हुआ एक और वर्ड है यहाँ पे जो आपको चुनना है। वर्ड इज ऑल्टरेशन, एलिटरेशन, डेजिग्नेशन, डिनंसिएशन। डेजिग्नेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, इसके बारे में बताऊंगा। डेजिग्नेशन मतलब क्या होता है, ये होता है एक पदनाम या पद। ऑल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव,
ठीक है, बदलाव को चेंज कह लो, मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और एलिट्रेशन, दिस इज रिपीटेशन ऑफ सिमिलर कॉन्सोनेंट, ये जो होता है रिपीटिशन ऑफ सिमिलर कॉन्सोनेंट। मैं कॉन्सोनेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ठीक इसी तरह से एक और शब्द होता है रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वोवेल साउंड्स, ये भी साउंड्स हैं, ये कहलाता है आपका एजोनेंस। तो दो शब्द हैं आपके पास, एलिट्रेशन और एजोनेंस। तो एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज राइम एंड एलिट्रेशन, दिस विल बी द राइट आंसर। डेजिग्नेशन का मतलब होता है किसी भी पोस्ट का नाम क्या है, पदनाम, ठीक है। और डिनंसिएशन का मतलब होता है निंदा, CENSURE, सेंसर हो गया, COMMINATION, कॉम्बिनेशन, कंडेमनेशन, एक्सकोरिएशन, वो भी ऑब्जर्गेशन, रिब्यूक, REPROACH। आप जितने वर्ड्स याद करोगे उतना ही आपको फायदा पहुंचने वाला है किसी भी एग्जाम में। रिप्रीमांड। क्वेश्चन नंबर 21, select the most appropriate option to fill the blank. Water, a substance composed of the chemical elements hydrogen and oxygen, आपको पता ही होगा वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। डैश इन गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। और वाटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में। तो वाटर एग्जिस्ट होगा, ये लास्ट तो नहीं होगा, इंड्योर्स नहीं होगा, सर्वाइव्स नहीं होगा, एग्जिस्ट विल बी द राइट आंसर। इसके बाद पढ़ते हैं, इट इज डैश ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड एसेंशियल डैश कंपाउंड्स। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा वन, इट इज वन ऑफ द, मैं यहाँ लिख देता हूँ वन, और यहाँ पे एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। यूनिक अलग बात होती है, सिंगल भी अलग होता है, लोन भी अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 23 हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। वन ऑफ द मोस्ट plentiful and essential compounds, essential dash compounds, it is one of the most plentiful and essential of compounds। इन compounds नहीं होगा, by compounds नहीं होगा, for नहीं होगा, of क्यों होगा, क्योंकि of appropriate preposition होगी यहाँ पे, appropriate preposition। It is one of the most plentiful and essential of compounds, a tasteless and odorless liquid at room temperature. It has the important dash to dissolve many other substance। इसके पास एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है कि ये बाकी सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है। तो इट हैज द इम्पोर्टेंट वॉट, इट हैज द इम्पोर्टेंट एबिलिटी, कॉम्पिटेंस, नैक, प्रोफिशिएंसी। इसलिए यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आपका वर्ड होगा वो होगा एबिलिटी। हालांकि देखा जाए तो सबकी मीनिंग लगभग एक समान है कि कॉम्पिटेंस हम कहाँ यूज करते हैं, ही इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इज द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये मोस्टली ऑफिशियल लैंग्वेज है। नैक, नैक का मतलब होता है नेचुरल स्किल। इंस्टिंक्ट कह लो, और टेंडिंग टू डू समथिंग। और प्रोफिशिएंसी मतलब होता है दक्षता, आप किसी चीज में प्रवीण हो, दक्ष हो, तो यू आर प्रोफिशिएंट इन दैट, ये दूसरा शब्द है। आपके पास कंफ्यूजन था एबिलिटी और कॉम्पिटेंस में, तो कॉम्पिटेंस मैंने बताया ये एक ऑफिशियल वर्ड है मोस्टली, तो इसलिए हम एबिलिटी यहाँ पे यूज करेंगे। एबिलिटी राइट और अप्रोप्रिएट वर्ड है यहाँ,
आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके पास इंपॉर्टेंट एबिलिटी है डिजॉल्व करने की सब्सटेंसेस को। इंडीड, वास्तव में, द डैश ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो वाटर की बहुमुखी प्रतिभा है कि वो टेस्टलेस भी होता है, ऑर्डरलेस भी होता है, कई चीज़ों को घुला भी लेता है, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट भी करता है। तो यही बहुमुखी प्रतिभा, यही बहुमुखी एबिलिटी इसको एक अच्छा सॉल्वेंट बनाती है। सॉल्वेंट मीन्स जो अपने में किसी चीज़ को घुला सके। ठीक है, तो इसकी बहुमुखी प्रतिभा किससे आप एक्सप्रेस कर सकते हो? वैलिडिटी, वर्सेटिलिटी, वेलोसिटी, वेरासिटी। तो वर्सेटिलिटी जो है वो आपका अप्रोप्रिएट वर्ड है और ये राइट आंसर भी है। ठीक है, इसको कह लो बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा या गुण। वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता, कब तक वैलिड है ये। वेलोसिटी, स्पीड, वेग। और वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई और ट्रुथफुलनेस। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ये जो बेनिफिट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।